वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आप सबके साथ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के पार्ट 3 को डिस्कस करूंगी, यानी डे 3। इससे पहले हमने आपके साथ कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए थे। सो लेट्स स्टार्ट। अ हेल्दी वेट, द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ योर आइडियल वेट टेक्स इनटू अकाउंट द कॉम्पोजिशन ऑफ योर बॉडी। एक आइडियल वेट को लिया जाता है जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ योर बॉडी होता है, आपकी बॉडी का पूरा कॉम्पोजिशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हाउ मच ऑफ योर वेट इज लीन बॉडी मास। इसमें आपका वेट कैलकुलेट कैसे होता है? एक लीन बॉडी मास लिया जाता है, ये मास इंक्लूड होता है मसल और बोन से। एंड हाउ मच इज बॉडी फैट, और आपके शरीर में बॉडी फैट, आपके शरीर में फैट कितना है वो इंक्लूड किया जाता है। इस सबको मेजर किया जाता है तो आपका एक एक्यूरेट बॉडी वेट निकल के आता है। बॉडी फैट शुड बी नॉट मोर देन 20%। अब इस आपके शरीर में बॉडी फैट जो है, मसल और बोन्स नहीं, केवल फैट कितना होना चाहिए? 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ टोटल वेट। फॉर मेंस के लिए 20% से ज़्यादा बॉडी फैट नहीं होना चाहिए। उनके वेट का पूरा जो वेट है उसमें से 20% केवल बॉडी फैट होना चाहिए, और वुमेन में 30%। सो नेक्स्ट आते हैं हम BMI, बॉडी मास इंडेक्स। To measure body fat, calculate on the basis of height and weight. बॉडी मास BMI, ये आप 11th में भी पढ़ चुके होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। सो BMI क्या होता है? BMI आपका हाइट और वेट को लेकर आपका बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। ये BMI कई जगह आप लोगों को प्रोफेशनल एरिया में भी इसकी ज़रूरत होती है कि अपने BMI को कैलकुलेट करके दें। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं फर्दर आपको समझाती हूँ। सो सबसे पहले हाइट आपको किस में लेनी है? मीटर्स में लेनी है। देन वेट आपको हमेशा केजी में लेना है। अगर आपने अपनी हाइट मीटर में नहीं निकाल रखी है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए, और वेट अगर आपने केजी में नहीं निकाला है तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल केजी में कन्वर्ट कीजिए। ये बेसिक है कि आपका हाइट मीटर में हो और वेट केजी में हो। देन BMI कैलकुलेशन। BMI कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है बॉडी वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी जो आप हाइट निकालेंगे उसका स्क्वायर कर दीजिए और जो आपका वेट है केजी में उसे निकाल लीजिए। सो मैंने यहाँ इमेजिनरी फिगर लिया है, 70 केजी आपका वेट है और 1.70 हाइट है जिसका हमने स्क्वायर किया है। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आया आंसर 24.22 BMI रेंज आई। अब ये BMI, ये जो आपका आंसर निकला है ये यहीं पर पूरा नहीं हुआ, आपको ये भी बताना होता है कि आप कौन सी रेंज में आ रहे हैं। आप अंडर वेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवर वेट हैं, ओबीस हैं। सो ये एक BMI चार्ट होता है, इसको याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये BMI लॉन्ग आंसर में आता है या आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है तो ये चार्ट आपके ध्यान में होना ही चाहिए। सो बिलो 18.5 है तो आप क्या हैं? अंडर वेट हैं। 18.5 से 24.9 है तो आप नॉर्मल हैं। 25.0 से 29.9 है तो ओवर वेट है, और 30.0 से लेके अबव है तो आप ओबीज हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आंसर आया था वो कौन सी रेंज में है? 24.22। तो 24.22 हमारा लाई कर रहा है नॉर्मल रेंज में, यानी ये पर्सन जिसका हमने BMI निकाला है ये पर्सन नॉर्मल वेट का है। सो इन दिस वे ये आपका पूरा BMI कैलकुलेट होता है। अब BMI में ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि BMI को सबसे पहले आपको डेफिनेशन मेंशन करना ज़रूरी है, देन आपको एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, और एग्जाम्पल आपका मीटर और केजी में ही होगा। फॉर्मूला लिखना है आपको, उसे क्लीनली सॉल्व करना है, और फिर उसकी रेंज भी लिखनी है आपको कि किस रेंज में आपका आंसर आया है। वेट जो पर्सन का आपने लिया है वो BMI उसका क्या निकल के आया और वो किस रेंज में फॉल करता है। तो ये पूरा BMI आपका सॉर्ट आउट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ें, द pitfalls ऑफ डाइटिंग। देयर आर सम डेंजरस pitfalls ऑफ डाइटिंग दैट नीड टू बी चेक फॉर रिड्यूसिंग वेट इन अ हेल्दी वे। अब पिटफॉल क्या होता है? जब हम लोग अपने वेट को कम करने के लिए अपने खाने को स्किप कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। और पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के बहुत ही डेंजरस रिजल्ट हो सकते हैं। सो वो क्या क्या होते हैं उसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहला, ईटिंग टू लिटिल। हम बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, बल्कि हमारी बॉडी को हर दिन 1500 से 1800 कैलोरी की ज़रूरत होती है, जो कि अगर हम डाइटिंग शुरू कर देते हैं तो उसमें हम ये चीज़ें अवॉइड कर देते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है।
मोर ड्रिंकिंग दैन ईटिंग, हम लोग जो चीज़ें लेना शुरू करते हैं उसे ड्रिंकिंग प्रोसेस में ज़्यादा लेना शुरू करते हैं और खाना अवॉइड कर देते हैं, मतलब जूस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसकी जगह खाना बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देते हैं, जो कि बॉडी के लिए सही नहीं है। देन आते हैं स्किपिंग मील्स। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का कि स्किपिंग मील्स, आप खाना ही स्किप करना शुरू कर देते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट किया तो बीच में खाना, लंच नहीं किया, अवॉइड कर दिया और फाइनली डिनर किया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से होता यह है कि आपने अगर एक टाइम खाना स्किप किया तो दूसरे टाइम जब आप खाएंगे तो आपके खाने की मात्रा कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको भूख लगी होगी उतनी ज़्यादा। सो ये आप कोई भी डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं। सो स्किपिंग मील्स। देन इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड्स, हम लोग लेबल फूड्स लेना बहुत शुरू कर देते हैं। इसका एग्जांपल यूजिंग शुगर फ्री इन कॉफ़ी, हम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं क्योंकि हम खाना अवॉइड कर रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, और उसमें हम शुगर फ्री डालना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं शुगर फ्री हमारे मतलब चीनी की मात्रा को कम करेगा, बट ऐसा नहीं है, वो आपकी कैलोरी कंजम्पशन को बढ़ा देता है क्योंकि आपकी कॉफ़ी की डोज बढ़ जाती हैं। सो इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड्स। देन आते हैं नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते। हमारे एक ऐसा मिथ है कि हम केवल खाना छोड़ देंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। खाना हमें नॉर्मल ही लेना चाहिए, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और फर्दर जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें कंज्यूम करना चाहिए, तो वेट कम होता है। आप केवल खाना अवॉइड कर दें और एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, केवल एक जगह बैठे हुए हैं, तो ये आपका डाइटिंग कहीं से भी बेनिफिट नहीं होगी आपको। सो नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। देन आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, फूड इंटॉलरेंस। It is the intolerance of certain elements in some foods that cannot be properly processed by our digestive system. Food intolerance कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं खाने में जिनको जब आप खाते हैं तो वो आपके पेट में पचते नहीं हैं, प्रोसेस नहीं हो पाते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं। अ फूड एलर्जी मे हैव सिमिलर सिम्टम्स बट इट कैन बी मोर सीरियस। तो जब जो आप खाना खा रहे हैं वो ठीक से पचा नहीं और उसकी वजह से आपको वॉमिट हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको बिल्कुल उस खाने को देख के मन ही ना करे दोबारा खाने का, तो उसे हम कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। ये कुछ कुछ एलर्जी से मिलता हुआ है, लेकिन एलर्जी इससे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है और फूड इंटॉलरेंस थोड़ा कम। किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा खा लें, एक मात्रा से बढ़ा के बहुत ज़्यादा खा लें और उसके बाद आपको वॉमिटिंग हो जाए या फर्दर कोई परेशानी हो जाए, तो वो आपका फूड इंटॉलरेंस में आता है, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे प्रोसेस नहीं कर पाया और वो आपके लिए इंटॉलरेबल हो गया। सो दैट इज़ फूड इंटॉलरेंस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मिथ अबाउट फूड। ये जितना मैंने आपको फूड इंटॉलरेंस बताया, इससे पहले मैंने आपको अ हेल्दी वेट बताया था और पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, ये मेनली आपका शॉर्ट में ही आता है, इनकी डेफिनेशंस लिखने के लिए या इनके फीचर्स लिखने के लिए ही आते हैं। सो नेक्स्ट हम आते हैं मिथ्स अबाउट फूड। क्या क्या मिथ हैं हम लोगों के दिमाग में खाने को लेकर, वो मिथ आपको लिस्ट दी गई है। कुछ बुक्स में इस मिथ के बाद इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया है, तो आप अगर चाहें तो उसे अपनी बुक से या फर्दर किसी बुक से पढ़ सकते हैं, तो आपको क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा। बट यहाँ पे आपका केवल मिथ दिया है, सो आई एम डिस्कसिंग इट। पोटैटोज मेक अस फैट, हमारे दिमाग में ये है कि आलू ज़्यादा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, तो ये एक मिथ है, ये गलत बात है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। देन फैट फ्री प्रोडक्ट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट, जो फैट फ्री प्रोडक्ट होते हैं उसके कंजम्पशन से हमें ये लगता है कि हमारा फैट नहीं बढ़ेगा, हम मोटे नहीं होंगे। सो ऐसा नहीं होता है। फैट भी आपके शरीर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको आपकी हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, अच्छे से काम कर पाते हैं आप। सो फैट इंपॉर्टेंट होता है आपके शरीर के लिए। देन आते हैं अवॉइड एग्स बिकॉज दे इंक्रीज दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो ऐसा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल एग्स इंक्रीज नहीं करते हैं। देन आते हैं ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग मेक्स अस फैट। अगर हाँ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, आप मोटे नहीं हो जाएंगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा अगर आप खाने के बीच थोड़ा थोड़ा पानी कंज्यूम करते हैं, ये मिथ है। देन डोंट कंज्यूम मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि फिश के बाद दूध पी लेना कोई मिथ नहीं है, मतलब इससे कोई आपको फर्दर प्रॉब्लम नहीं होगी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। देन आते हैं स्टार्व योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट।
अगर आप अपने आप को भूखा रखेंगे, स्टाव रखेंगे, तो आपका वेट लूज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने आप को भूखा रखते हैं तो शरीर के अंदर जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनकी एनर्जी आपके शरीर में कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। तो स्टाव आपका किसी भी तरह लूज नहीं करता वेट, बल्कि ऑन दी अपोजिट साइड वो बढ़ा ही देता है आपके वेट को, अगर आप बहुत टाइम अपने मील्स को स्किप करते हैं। देन आते हैं उसके अलावा फिर बाद में वो डबल मील कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो आपके वेट को बढ़ाता है, कम नहीं करता। देन आते हैं एक्सरसाइजिंग मेक यू ईट मोर। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी भूख ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए एक्सरसाइज ही ना करो, भूख भी ना बढ़े। तो ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज प्रॉपरली अगर हम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं करते हैं, प्रॉपर एक नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आपकी जो खाने का शेड्यूल है वो नहीं बढ़ जाता। सो दीज आर दी मिथ्स अबाउट फूड एंड फूड इंटॉलरेंस, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग एंड दी हेल्दी वेट। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।